ये तो लल्ला राणा है। अरे भाई, तू लल्ला राणा है ना? नहीं। राणा है तू? नहीं। अरे तुम दोनों लल्ला राणा हो। अरे झूठ मत बोलो, तुम लल्ला राणा है, दिखाओ अपनी तस्वीर। हम लाला राणा नहीं। अरे सूबेदार साहब, सूबेदार साहब, ये लल्ला राणा है। पढ़ के रखो जवानों। देख लो देखो। अरे भाई मत मारो उसको, अरे मत मारो उसको, ये मेरा छोटा भाई है। ट्रेन के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के साथ साथ ये खबर भी पहुंच गई कि लाला और राणा पकड़ लिए गए हैं। स्टेशन पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। तनावपूर्ण माहौल को संभालने के लिए वहां भारी तादाद में पुलिस भी मौजूद थी। बहुत नानुकुर के बाद लाला और राणा ने अपनी असली पहचान कबूल की, मगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। मेरा मन कहता है कि ये हमारे बच्चे नहीं होंगे। तो फिर हम क्यों जा रहे हैं मुकेश? तसल्ली हो जाएगी। हम रोज की तरह जिस तरह गैया चराने जा रहे थे, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी। You stay here, तुम देख नहीं पाओगी। जरूरी थोड़ी है कि हमारे अजय और मीता होंगे। कैप्टन साहब, बॉडीज बहुत ही खराब हालत में है। आप ये सामान देखकर ही पहचान करिए। लाशों को पहली बार शाम को घर लौटते वक्त एक ग्वाले धनीराम ने देखा था। उसने उसी रात पुलिस को खबर कर दी। मीता के बदन पर चाकू के 4 घाव थे और अजय के शरीर पर 20। लाशें बुरी तरह सड़ चुकी थीं। अरे मुकेश, ओ मुकेश, अरे बेटा, अरे अरे बेटा देख, अरे इसे रुला बेटा, इसे रुला। आय रब्बा, आय रब्बा।
लाला और राणा दिल्ली में बेखौफ घूम रहे थे, जबकि पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस को पहला सुराग मिला एक लावारिस फिएट, जिसके दरवाजों के टूटे हैंडल्स ने शातिर लाला की ओर इशारा किया। लाला बंबई में इसी तरह की वारदात करने के लिए बदनाम था। खतरा बढ़ते देख लाला और राणा दिल्ली छोड़कर आगरा भाग निकले और छोटे सस्ते होटलों में फर्जी दस्तखत करके रहने लगे। इधर पुलिस ने अपनी सर्च टीम्स राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भेज दी। दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी की मांग बढ़ रही थी। अजय के स्कूल के 200 स्टूडेंट्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 1000 छात्रों ने अलग अलग प्रदर्शन किए। पुलिस ने लाला और राणा की जानकारी देने वाले के लिए इनामी रकम बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी। अखबार नहीं पढ़ रहा तू? सारे देश में हमारे नाम का हल्ला कटा हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकलना खतरनाक है, यहीं रहे तो बेहतर होगा। और क्या गारंटी है मद्रास में जाने के बाद सेफ रहेंगे? मद्रास में मैंने सारी सेटिंग कर ली है, बंदे हैं वहाँ पर अपने, कोई चिंता की बात नहीं। कुछ दिन वहाँ दब कर रहेंगे, उसके बाद निकल लेंगे वहाँ से। अरे वो गाड़ी आ रही, स्पीड कम होते ही चल भाई। किथे बड़ा आ रहा है वो तुम्हें पता नहीं? आर्मी तो कंपार्टमेंट है। भी तो फौजी हैं। अरे बेस कहाँ तेरा? रेजिमेंट कौन सा है? बोल। लीव वारंट दिखा दे फिर। वो तो गुम हो गया लीव वारंट तो। वो आई कार्ड तो होगा तेरे कोल, आई कार्ड कट। अरे यार ये तो लाला राणा है। अरे भाई तू लाला राणा है ना? राणा है तू? नहीं। अरे तुम दोनों लाला राणा हो। अरे झूठ मत बोलो, तुम लाला राणा है। देखो अपनी तस्वीर। हम लाला राणा नहीं। अरे सूबेदार साहब ये लाला राणा है। फाड़ के रखो जवानों। देख लो कोई देखो। अरे भाई मत मारो उसको, अरे मत मारो उसको, ये मेरा छोटा भाई है। थोड़ा ढीला है। समझ ले। ट्रेन के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के साथ साथ ये खबर भी पहुंच गई कि लाला और राणा पकड़ लिए गए हैं। स्टेशन पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। तनावपूर्ण माहौल को संभालने के लिए वहां भारी तादाद में पुलिस भी मौजूद थी। बहुत नानुकुर के बाद लाला और राणा ने अपनी असली पहचान कबूल की, मगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। क्यों रे, तू बयान देना चाहता है? लाला और राणा ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने इकबालिया बयान दिया। उन्होंने पुलिस को कृपाण खरीदने की जगह से लेकर तलवार छिपाने की जगह तक वारदात की हर बात तफसील से बताई। बंबई से दिल्ली आए हुए हमें 2 दिन गुजर चुके थे। हम किसी ऐसे आसामी की तलाश में थे जिसे उठाकर मोटी फिरौती वसूल कर सके। इकबालिया बयान के दौरान केस ने एक अजीब मोड़ लिया, जिसमें राणा ने लाला को हत्या का दोषी बताया और लाला ने राणा को हत्या का जिम्मेदार ठहराया। उस टाइम मैंने लाला को बहुत समझाया कि बच्चों को जाने दे, मैंने बोला, लेकिन लाला उसने हाथ से इशारा कर दिया कि बच्चों को तो खत्म करना है। लाला बोला, इब्राहिम जिंदा से बोले हैं ये साहब के बच्चे। फिर उसने बच्चे पे उस कुर्बान से ऐसे वार करने शुरू कर दिए साहब जी, पूरे 10 मिनट तक लाला उस बच्चे पे वार करता जा। राणा अजय को झाड़ियों में ले गया एक किनारे पे खत्म करने के लिए। छोरे को निपटाने के बाद राणा कार के पास वापस लौटा। बड़ा उतावला हो रहा था वो। बोला, छोरी अकेली है।
अरे नहीं साहब, नहीं। लाला ने खुद करने के बाद मुझसे कहा कि जा लड़की के साथ। समझ गए ना आप साहब? मैंने कहा लाला, ये छोटी सी गाड़ी के पिछली सीट में मैं फिट नहीं हो पाऊंगा, है? क्या वजह है ना, मैं उससे लंबा हूं जी। अब जब हम उसे अजय की लाश वाली जगह पे ले जाने लगे ना, तो लड़की के हाथ, वो गाड़ी में जो तलवार थी ना वो आ गई। उसने लाला के सर पे वार कर दिया, यूं। लाला गर्म हो गया जी, उसने तलवार खींच ली और लड़की के गर्दन पे मार दी। होश ठिकाने आए तो देखा कि तलवार राणा के हाथ में है और वो दफा था चोरी पे वार कर रहा। इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए मामला सेशंस कोर्ट पहुंचा। जज के सामने लाला और राणा ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें मारपीट कर जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाया था। इस आधार पर उन्होंने आरोपों को झूठा बताया और खुद को बेगुनाह। तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुम दोनों ने 2 सितंबर 1982 को मीता छाबड़ा के साथ अपर रिज रोड पर बलात्कार किया। तुम्हारा क्या कहना है? झूठा है, झूठा है साहब जी। मैंने तो ये लड़की को जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारे खिलाफ यह भी आरोप है कि तुमने अजय और मीता छाबड़ा का खून किया है। वो गलत है साहब जी, गलत है। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा क्यों चल रहा है? क्या बताएं साहब जी, ये एकदम झूठा केस है साहब, झूठा है। ट्रायल शुरू होने पर प्रोसिक्यूशन लॉयर केसी चावला ने अदालत में 100 से ज्यादा गवाह पेश किए। उनमें धनीराम, जिसने लाशों को पहली बार देखा था, और लाला और राणा को पकड़वाने वाले सेना के जवान भी शामिल थे। प्रोसिक्यूशन का सबसे अहम गवाह था मंजीत सिंह। जब तक मैं फिएट कार का पीछा करता रहा, बच्चे मुझे यह बताने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि गड्डी किस तरफ जा रही है। थैंक यू। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। मिस्टर सिंह, वो दोनों आदमी जो उस दिन बच्चों के साथ कार पे थे, क्या आज इस समय अदालत में मौजूद हैं? जी, ज्यादातर तो मैं गड्डी के पीछे ही रहा, इसलिए मैं ड्राइवर और उसके साथी को ठीक से देख नहीं सका। मैंने तो सिर्फ बच्चे नजर आ रहे थे। दैट्स ऑल मिलर्ड। क्यों बार बार मुझे टॉर्चर कर रहे हैं? मैं सबके सामने नहीं कह पाऊंगा। देखिए, जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे कि उन दोनों ने मिलकर आपकी बेटी के साथ रेप किया है, तब तक मैं ये इशू कोर्ट में कैसे उठा सकता हूं? प्लीज कैप्टन छाबड़ा, प्लीज। हमारे पास कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है कि आपकी लड़की के साथ रेप हुआ है। आपको अपनी विटनेस में यह क्लियरली मेंशन करना होगा कि उन दोनों ने मिलकर आपकी बेटी के साथ। एक बाप के सामने उसकी बेटी के बारे में कैसे कह सकते हैं साहब? Isn't it enough that they killed both my children? ये ठीक कह रहे हैं मुकेश। तुम सब कुछ बताओ कोर्ट को। I want to see them hanged. कैप्टन छाबड़ा, 2 सितंबर 1982 को क्या हुआ था? वो शनिवार का दिन था। मैं ऑफिस से घर पहुंचा ही था जब मुझे मीता और अजय ऑल इंडिया रेडियो जाने के लिए तैयार मिले। हमारी कोई बातचीत हो उससे पहले वो लोग घर से निकल चुके। कैप्टन छाबड़ा के लिए बयान देना मानो उन सारे दर्दनाक वाकयों को फिर से कुरेदना था। उन्हें अदालत को मीता के घृणित बलात्कार के बारे में बताना पड़ा ताकि हत्या की वजह साबित हो सके। अपने बच्चों को उनके कपड़ों से पहचाना। घर से निकलते वक्त मीता ने जो जूतियां पहनी थी वो मुझे अच्छी तरह से याद है। उसकी डेड बॉडी के पास वही जूतियां नजर आई थी। इसके अलावा आपने और क्या नोटिस किया था? उसके
अंडरगारमेंट्स वहां नहीं थे। मतलब आपकी लड़की किस हालत में थी? उसकी हालत से साफ पता लग रहा था कि उसके साथ रेप किया गया। She had been raped. योर ऑनर, लड़की की लाश बिना अंडरगारमेंट्स के मिली और दोनों मुलजिमों ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में यह कबूल किया है कि उन्होंने पहले तो लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसके अंडरगारमेंट्स अपने साथ लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाते हुए कहीं रास्ते में फेंक दिए। योर ऑनर, ऐसा कोई मेडिकल सबूत नहीं मिला जिससे बलात्कार प्रमाणित होता हो। पोस्टमार्टम के बाद लड़की के शरीर के नाजुक अंगों पर किसी भी प्रकार की कोई भी चोट नहीं पाई गई। शरीर के नाजुक अंगों का सही सलामत होना यह साबित नहीं करता है कि बलात्कार नहीं हुआ था। और इसके अलावा लाशें इतनी बुरी हालत में मिली हैं कि नाजुक अंगों को चोट ना लगना कोई ठोस सबूत नहीं है। थैंक यू योर ऑनर। योर विटनेस। आपके बच्चों ने ऑल इंडिया रेडियो जाने के लिए लिफ्ट ली, क्या आपने उन्हें इस बात की इजाजत दी थी? मेरे इजाजत देने का सवाल ही कहाँ उठता है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। ऑल इंडिया रेडियो कैसे जाएंगे इसके बारे में हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी। अच्छा, आप अपने बच्चों को छोड़ने खुद क्यों नहीं गए? यही वो सवाल है जो 1000 बार मैं अपने आप से पूछ चुका हूं। ट्रायल के बीच अचानक लाला ने अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। राणा का केस सरकारी वकील के पास ही रहा। अपने बचाव में लाला ने 21 गवाहों को अदालत में बुलाया। उसका पहला गवाह था राष्ट्रीय दैनिक का एडिटर हरीश धवन। धवन जी, इसमें मुझे बताया गया है कि छाबड़ा जी की बच्चों की हत्या मैंने की है। आपके पास क्या सबूत है इस बात का? हमने सिर्फ पुलिस की जांच पड़ताल के हिसाब से यह खबर छापी है, बस। इसमें एक जगह रिपोर्ट छपी है कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि लाला और राणा ने मीता और अजय जैसे मासूम बच्चों। ये आपके विश्वस्त सूत्र कौन से हैं धवन जी? सॉरी, मैं उनके नाम नहीं बता सकता, वे बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते शाम? धोखाधड़ी है जनाबी है। लाला और राणा को सजा सुनाने के लिए सेशन जज के सामने सारे सबूत मौजूद थे। घायल हालत में उनका हॉस्पिटल जाना, लावारिस पड़ी फिएट, लाश के आसपास बरामद बाल और खून के कतरे जैसे सबूत के आधार पर जज ने फैसला सुनाया। यह अदालत इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। इस दौरान कैप्टन छाबड़ा की मां बच्चों के मौत के सदमे से चल बसी। कैप्टन छाबड़ा और रमा छाबड़ा के पास बच्चों की याद के सिवा कुछ नहीं बचा था। तुम्हें याद है मुकेश, जब हम श्रीनगर गए थे, बहुत बर्फ पड़ी थी, है ना? हाँ, मीता ने स्नोमैन बनाया था और अजय ने अचानक आकर उसको तोड़ दिया। अगले दिन मीता मुंह फुलाकर घूमती रही और अजय के 1000 बार मनाने पर वो नहीं मानी। हमारे बच्चे बच सकते थे, है ना? बेचारे मनजीत सिंह ने बहुत कोशिश की। पुलिस ने तो उसकी बात सुनी नहीं। फिर वो भी क्या करता? कितने लोगों ने फोन कर करके पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अंदर कैसे आ गया? हिम्मत कैसे हुई आपकी यहाँ आने की? आई एम सॉरी कैप्टन साहब। आप लोग अपने आप को समझते क्या हैं? दरअसल मैं आपसे ये कहने के लिए आया था कि हमारे बच्चों को मरे हुए आज 1 साल हो गया और उनके कातिल अभी तक जिंदा हैं। 1 पूरा साल हो गया है और हम अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। ये देख रहे हैं? ये है अजय की कॉपी। होमवर्क आधा छोड़कर गया है वो। इतना सा तो था वो दोनों हार्डकोर क्रिमिनल्स। फिर भी मेरे बच्चे ने मुकाबला किया।
किडनैपिंग और मर्डर के बीच में हजारों मौके थे जब उनको बचाया जा सकता था। मैं आपको यही बताने के लिए आया था कि हाई कोर्ट ने राणा और लाला की फांसी को कंफर्म कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाला और राणा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। योर ऑनर, क्या हम जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सोसाइटी अब इंसानों के लिए सेफ नहीं है? जी नहीं योर ऑनर। सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस के दो पहलू थे। प्रोसिक्यूशन के अनुसार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान दोनों अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए काफी था। डिफेंस का दावा था कि बयान दबाव में आकर दिया गया था। पुलिस रिमांड में दी जाने वाली 3rd डिग्री टॉर्चर के बारे में तो मेरे काबिल दोस्त को मालूम ही होगा। ऐसा टॉर्चर जिसके सामने हारकर कोई भी इंसान एक क्या 1000 मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले सकता है। कहीं लर्नेड डिफेंस लॉयर अदालत को 3rd डिग्री टॉर्चर पर लेक्चर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं योर ऑनर। लेकिन जज के अनुसार उनके सामने ऐसे सबूत मौजूद थे जिससे इकबालिया बयान की पुष्टि हो रही थी। कोर्ट का मानना था कि समाज में अमन चैन बरकरार रखने के लिए जसबीर सिंह उर्फ लाला और कुलदीप सिंह उर्फ राणा जैसे दरिंदों का सफाया जरूरी था। 5 नवंबर 1986 को सुप्रीम कोर्ट जज ने माफी की अपील ठुकराते हुए लाला और राणा की फांसी की सजा बरकरार रखी। 20 दिसंबर 1986 को मीता और अजय छाबड़ा की हत्या के 4 साल बाद लाला और राणा को उनके किए की सजा मिली। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल परमिशन से रमा और कैप्टन छाबड़ा ने उन्हें अपनी आंखों के सामने फांसी पर चढ़ते देखा। भारतीय कानून के इतिहास में पहली बार किसी को भी ऐसी इजाजत मिली थी।